तो दोस्तों 7 अगस्त को एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहा है, ऑल टाइम प्लास्टिक्स का आईपीओ। इसी के साथ जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी आईपीओ ओपन रहेगा। तो ये 7 से लेकर 11 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपने रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक्सपेक्टेड जीएमपी जानते हैं। अंदाजा ही होता है, फिक्स चीज़ तो है नहीं। तो अभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही, मतलब कोई भी अभी तक डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है। जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह भी आना बाकी है, उसके बारे में भी अगले वीडियोस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी 1971 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। करीब 54 मतलब 54 ईयर्स हो गए हैं अपने इस सेक्टर के अंदर, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है कंपनी को अपने सेक्टर के अंदर, काफ़ी साल हो गए हैं। मतलब 1-2 पीढ़ियाँ भी चेंज हो गई होगी, ठीक है, वो तो ठीक बात है। उसके अलावा ये कंपनी क्या करती है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जैसे किचन के अंदर काम में आते हैं, बाथरूम के अंदर काम में आते हैं, क्लीनिंग के अंदर काम में आते हैं। जैसे अपन साबुन जहाँ रखते हैं, सोप जिसके अंदर कोई डब्बी आती है प्लास्टिक की, उसके अंदर रखते हैं। क्लीनिंग को लेकर मतलब अपन सफाई वगैरह करते हैं, ब्रश वगैरह आते हैं, उसके पीछे प्लास्टिक के वो लगे हुए होते हैं डंडे। उसके अलावा किचन के प्रोडक्ट्स आते हैं, चॉपिंग बोर्ड आता है प्लास्टिक का, और भी बहुत सारी ऐसी टिफ़िन वगैरह आते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर करती है, किचन वेयर से लेकर, मील से लेकर, और बच्चों से लेकर क्लीनिंग, बाथरूम, उन सभी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो आते हैं छोटे मोटे, वो सारी ये मैन्युफैक्चर करती है। एक तो खुद के ब्रांड नेम से भी सेल करती है ऑल प्लास्टिक्स, और दूसरे जो ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े या बड़े बड़े शोरूम होते हैं, उनको बना के भी देती है उनके ब्रांड नेम से सेल करने के लिए। मतलब कस्टमाइज सॉल्यूशन भी देती है ये कंपनी। तो इसके जो कस्टमर है, जैसे आइकिया बड़े बड़े फर्नीचर के शोरूम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उनको भी ये सेल करती है। अजदा को सेल करती है, माइकल स्टोर्स, टेस्को, ऐसी कई सारी जो कंपनीज हैं उनको प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बना के सेल करती है उनके नाम से। इंडिया के अंदर 23 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये फैला हुआ है। बट इसका ज़्यादातर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, विदेशों से आता है। 85% का एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ठीक है, ये सेक्टर अच्छा है, यूनिक भी है, ज़्यादा इसके अंदर अभी कंपटीशन नहीं है, बट ठीक है, मतलब ओवरऑल जो सेक्टर कहें तो एक ठीक ठाक सेक्टर आप इसको कह सकते हैं। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। तो फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, 400 करोड़ से 562 करोड़ रुपए हुए हैं, ठीक ठाक ग्रोथ है। फिर रेवेन्यू या इनकम की बात करें तो 443 करोड़ से 559 करोड़ रुपए हुई है, ठीक ठाक ग्रोथ कह सकते हैं। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, प्रॉफिट 28 करोड़ रुपए के आसपास था 2023 के अंदर, 2024 के अंदर 44.7 करोड़ रुपए, और 2025 के अंदर 47.3 करोड़ रुपए। प्रॉफिट मार्जिन निकाले तो प्रॉफिट मार्जिन भी हर साल बढ़े हैं। जैसे 2023 में 6.3% थे, और 2024 में बढ़कर 8.6% हो गए, और 2025 में मतलब मार्जिन नहीं बढ़े, मार्जिन 8.4% है, तो ज़्यादा घटे भी नहीं है। बट करोड़ के अंदर या रुपीज़ के अंदर इसके प्रॉफिट जो है वो बढ़े हैं, तो अच्छी बात है, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन मतलब बढ़े हैं। फिर एबिटा के अंदर भी ग्रोथ है साल दर साल। इसकी नेट वर्थ हर साल बढ़ी है। इसके हाथ में रिजर्व्स हर साल बढ़े हैं, 247 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है इसके हाथ में। बोरोइंग्स उधारी है 218.5 करोड़ रुपए की। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.88 का निकल कर आता है, मतलब बहुत ज़्यादा है आईपीओ से पहले। तो आईपीओ के बाद ये जो आईपीओ के फ्रेश इश्यूज है 143 करोड़ रुपए अपनी उधारी चुकाने के अंदर काम में लेने वाली, काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद काफ़ी हद तक डेट इसका कम हो जाएगा। तो आईपीओ के बाद फाइनेंशियली ये मजबूत कंपनी हो जाएगी। अभी एक ही कमी है, डेट थोड़ा ज़्यादा है। बाकी आरओई 19% की है, आरओसी 17% के आसपास है, बढ़िया है। और इसका पी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, वैल्यूएशन अगर निकाले, पी है 32 का, और फेस वैल्यू 2 रुपये पर है। इसका रेवेन्यू है 2025 के अंदर 559 करोड़ रुपए का। इसके 2 पीयर कंप्यूटर थे, एक तो शैली, दूसरा है सैलो। सैली का पी है 80.6 का, फेस वैल्यू 2 रुपये पर, और उसका रेवेन्यू 2025 के अंदर 789 करोड़, मतलब शैली इससे थोड़ी बड़ी कंपनी है। फिर तीसरी कंपनी है सैलो वर्ल्ड। सैलो वर्ल्ड का रेवेन्यू है 2100 करोड़ रुपए का 2025 के अंदर। सैलो सबसे बड़ी कंपनी है, फेस वैल्यू 5 रुपये पर, उसका पी है 40.7 का। तो ओवरऑल वैल्यूएशन पी वाइज देखें तो वैल्यूएशन सही है, मतलब रीजनेबल कह सकते हैं। ज़्यादा सस्ती भी नहीं है बट ज़्यादा महंगी भी नहीं है। बाकी अपने सेक्टर में ये थोड़ी छोटी कंपनी है। तो ओवरऑल फाइनेंशियली अभी आईपीओ के बाद ये फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। वैल्यूएशंस भी ठीक ठीक है और फंडामेंटल्स भी ठीक है।
फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जाने तो 7 से लेकर 11 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर आ रहा है। प्राइस बैंड है 260 रुपये से लेकर 275 रुपये के बीच में। 54 मतलब 54 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है टोटल 400 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इशू है 280 करोड़ रुपए के, और जिसके अंदर 143 करोड़ रुपए अपनी उधारी चुकाने के अंदर काम में लेने वाली है, और 113 करोड़ से अपने इक्विपमेंट वगैरह खरीदने में काम में लेने वाली है। और ओएफएस है 120 करोड़ रुपए का, और अभी शेयर होल्डिंग है जो प्रमोटर्स की 90% से ऊपर की, और बाद में हो जाएगी 70% के आसपास। एम्प्लॉइज को 26 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन 35% का है। लिस्टिंग डेट है 14 अगस्त को। तो ये है पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। नॉलेज, जैज है, जैज पैरामीटर्स। तो सबसे पहली चीज़ जीएमपी देखते हैं। ये सब रिस्क मापने के लिए देखते हैं। जीएमपी अगर अभी बताएं तो कोई भी डिमांड वगैरह नहीं, तो यहाँ पर 0 पॉइंट हो जाता है आज की तारीख में। बट अभी हमें वेट करना चाहिए, एक्चुअल डिमांड आने का वेट करना चाहिए। दूसरी चीज़ है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब ओके कह सकते हैं, ना ज़्यादा महंगी ना ज़्यादा सस्ती, यहाँ पर आधा पॉइंट दे सकते हैं। तीसरी चीज़ है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट ठीक ठाक आने की संभावना है क्योंकि छोटा नॉर्मल इशू साइज है। फिर चौथी चीज़ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अगर डिमांड अच्छी रही, जीएमपी अच्छी रही तो सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल सकता है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अभी थोड़ा वेट हमें करना चाहिए, मुझे लगता है ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव्स में ये एक चीज़ ये है कि भाई सेक्टर वाइज अगर इस कंपनी को देखें तो अभी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ठीक ठाक है। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। मार्जिन्स वगैरह भी इसके हर साल बढ़े हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और फ्रेश इशू का पोर्शन ज़्यादा है, इससे अपना उधारी भी चुकाएगी, काफ़ी अच्छी बात है। आईपीओ के बाद काफ़ी हद तक उधारी इसकी कम हो जाएगी। आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है। बाकी वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब ना ज़्यादा महंगी ना ज़्यादा सस्ती, बट ठीक है, अपने पीयर्स के मुकाबले तो सस्ती है। फिर नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स ये है कि एक तो डेट है आईपीओ से पहले, बट आईपीओ के बाद ये डेट काफ़ी हद तक पे कर लेगी, ये काफ़ी अच्छी बात है। ये थोड़ा सा ये नेगेटिव लगा। बाकी वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। बाकी बैलेंस्ड है, ऐसा ओवरऑल कंपनी में कोई विशेष मुझे कमी नज़र नहीं है। बैलेंस्ड कंपनी है, थोड़ा डेट ज़्यादा है, आईपीओ के बाद डेट पे कर लेगी, उस हिसाब से कंपनी ऐसे बैलेंस्ड नज़र आ रही है। ओवरऑल अट्रैक्टिव है। बाकी देखिए अब ग्रे मार्केट वगैरह के अंदर भी डिमांड वगैरह कैसी आती है, एंकर लिस्ट कैसी आती है, उस बेसिस पर और भी आगे चीज़ें क्लियर होती रहेगी। बाकी इसका मार्केट कैप 1800 करोड़ रुपए के आसपास का छोटा है, स्मॉल कैप कंपनी है काफ़ी ज़्यादा। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए अगर डिमांड अच्छी रही तो ग्रोथ भी अच्छी दिखा सकती है, बट डिमांड कम रही तो डाउन जाने की भी संभावना है एकदम से। मतलब स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा रहता है, ऊपर भी जल्दी जाता है, नीचे भी जल्दी गिरता है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। बाकी इस पर अपडेट मैं आपको करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।